जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है कि 30,000 टन सोना भारत में इस समय है घरों में, किसी में संदूक के अंदर, अनाज के कनस्तर के अंदर, फोटो के पीछे, गद्दे के नीचे वगैरह। अगर आज हम चीन से इंपोर्ट बंद कर दें तो उनका काम ठप हो जाएगा। देखिए, सोना चांदी भारत में जो है वो सेंटिमेंटल तौर पर भी, इमोशनल तौर पर भी रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि भारत में करीब 27 करोड़ परिवार हैं। हमारी अगर 140-45 करोड़ की आबादी है, एक परिवार में मैं 5 आदमी लेता हूँ, किसी में 6, किसी में 4 आदमी, औसतन 27 करोड़ के करीब परिवार हैं। और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है कि 30,000 टन सोना भारत में इस समय है घरों में, किसी में संदूक के अंदर, अनाज के कनस्तर के अंदर, फोटो के पीछे, गद्दे के नीचे वगैरह वगैरह, जो जो जिस जिसको लॉकर में, जिस जिसको जो रखने की जगह मिलती है। 30,000 टन बता रहे हैं। टन सोना घरों में, जबकि अमेरिका का पूरा ऑफिशियल भंडार 8,000 8,500 टन से कम का है और भारत का ऑफिशियल भंडार जो है वो 800 850 टन के बीच में है। ऑफिशियल भंडार की बात कर रहा हूं, पर भारतीय घरों में इतना सोना है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिशनली हम लोग को सोना पसंद है और शादी ब्याह, क्या कोई भी मौका हो, शगुन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसका। और ये भी माना जाता है संजीव के सोना, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि स्पेस में विस्फोट हुआ था और उसके बाद सोने की यहाँ वर्षा हुई लाखों साल पहले, और वो सोना सारी धरती पर फैल गया, कुछ ज़मीन में धंस गया, कुछ पानी में गिर गया। और धार्मिक तौर पे माना जाता है कि ये देव धातु है, इसको देवता लोग धरती पर लेकर आए, ये इंसानों की धातु नहीं है, इसीलिए इतनी चमकती है, उसकी चमक लगातार बनी रहती है, सालों साल बनी रहती है वगैरह वगैरह। अब पिछले कुछ समय में जो सोना चांदी आप सोशल मीडिया उठा के देखें, कहीं भी निवेश की दुनिया में जाए, सोना चांदी क्यों ना हो, चांदी ने 1,00,000 रुपए इस साल में रिटर्न दिया, सोना 50,000 रुपये बढ़ गया इस साल में। तो जब इतना बढ़े और शेयर मार्केट ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया, बैंक की फिक्स डिपॉजिट वैसे ही फीकी हो चली हैं, जब से रिपो रेट घटाए और फीकी हो जाएंगी। म्यूचुअल फंड्स क्योंकि शेयर मार्केट पर ज़्यादातर निर्भर करते हैं, तो वो भी लाजमी बात थी, शेयर मार्केट के साथ फीके पड़ने थे और ऐसे में सोना चांदी चमकने लगा। पर सोना चांदी के चमकने की वजह संजीव इनकी चमक या इनकी चमक धमक कम होना नहीं था, सोना चांदी पर चढ़ने की वजह और बहुत थी। और मैं ये मानता हूं संजीव कि जिन लोगों ने सोना चांदी से पिछले 1 साल में पैसा कमाया है, अच्छा पैसा कमाया है लोगों को बहुत गेन हुआ है। जिसके पास मान लीजिए 1,00,000 का सोना रखा था, आज वो सोना बढ़ के, और आपने सुना होगा, आपकी कोई दादी नानी कहते हैं हमारे ज़माने में तो हमने 10 रुपये तोला मिलता था, 100 रुपये तोला मिला करता था। ऐसे आपको घरों में अक्सर जब आप बुजुर्गों के बीच में बैठेंगे तो आपको ये बातें सुनाई देंगी, और आज वो लाखों रुपए का हो चुका है। तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने पिछले 1 साल में कम से कम अगर सोने पे कमाया है, तो उनको एक व्यक्ति को धन्यवाद देना बनता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब। उन्होंने जो आर्थिक अनिश्चितता पैदा करी, और सोने को पसंद ही यही सब है। उसको सोने को अशांति पसंद है, सोने को अस्थिरता पसंद है, सोने को पीस डिस्टर्ब हो ये पसंद है, सोने को पसंद है जब आप रिस्क में आ जाएं और दुनिया रिस्क में आ जाए। अब सोनिया के दोस्त ही ऐसे हैं तो क्या कर सकते हैं, हमारे आपके दोस्त, हम और आप ऐसे दोस्त बनाने पसंद नहीं करेंगे, पर सोने का कुदरती ऐसे दोस्त हैं और इन दोस्तों की भरमार रही सोने के आसपास पिछले कुछ दिनों में, 1 साल में। और अनिश्चितता, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब टैरिफ लगाए उसकी वजह से अनिश्चितता फैल गई दुनिया भर में। अमेरिका ने अपने आप को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, आप देख रहे होंगे, उसकी अब किसी से बनती नहीं है। वो मल्टीलेटरलिज्म तो खत्म हो गया, यानी कि जब सब देश मिल के फैसला कर, G20 में नहीं पार्टिसिपेट किया, WTO से अपने आप को अलग करना, WHO को क्लाइमेट अकॉर्ड से अपने आप को अलग करना, तो अमेरिका ने अपने आप को अलग करने की कोशिश करी। और ट्रंप साहब की अनिश्चितता बदस्तूर अभी भी जारी है, बिल्कुल अभी भी चल रही है। आपने देखा होगा, एक दिन पहले उन्होंने चावल को लेकर बयान दे दिया कि चावल भारत का बासमती खुशबूदार चावल अमेरिकन पसंद कर रहे हैं। उनको इस बात से चिढ़ हो गई कि हमारा यहाँ का फोका चावल, वहाँ का चावल देखने में बहुत सुंदर है, जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है, पर उसमें टेस्ट नहीं है, रस नहीं है। भारत का खुशबूदार बासमती चावल वहाँ पसंद किया जाने लगा। उनको मिर्ची लग गई इस बात से कि साहब मैं तो टैरिफ लगा दूंगा इस पर। तो ये आर्थिक अनिश्चितता सोने को और चांदी में तो एक खास बात यह है संजीव के चांदी का इंडस्ट्रियल यूज बहुत है, सोलर सेल्स में, बैटरीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जैसे जैसे तादाद बढ़ रही है, सोलर सेल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और भी बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 9 मिनट में जो चांदी निकाली जाती है धरती से, 6 मिनट में कंज्यूम हो जाती है।
तो एक गैप आप देख रहे हैं, 3 मिनट का गैप, या मैं इसको अगर आंकड़ों में कन्वर्ट करूं तो कहते हैं साल में अगर 35,000 टन चांदी जरूरत पड़ती है तो धरती में से मात्र 25,000 टन निकलती है। बाकी की जरूरत कैसे पूरा होती है? रिसाइकलिंग से, यानी कि किसी ने जाके अपनी चांदी भुनवा दी, पिघला दी, इधर उधर से करके, फिर भी शॉर्टेज बनी रहती है। तो चांदी की शॉर्टेज है, सोने में निवेश है, और सोने की भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सप्लाई नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 2,20,000 और 2,25,000 टन के बीच में सोना आज तक धरती से निकाला जा चुका है। और इसकी अगर आप सिल्ली बनाएं तो कहते हैं 22-23 मीटर बाई 22-23 मीटर बाई 22-23 मीटर की सिल्ली बनेगी, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, उसको आप आईफिल टावर के नीचे घुसा सकते हैं। बस दुनिया के पास इतना सोना है, बस सब इकट्ठा कर लिया। और जो बचा, अहम बात यह कि बचा कितना है, जो बचा है मुश्किल से 50,000 से 1,00,000 टन सोना अभी निकालना बचा है। तो और हर साल करीब 5,000 टन के आसपास, 5 से 10,000 टन के बीच में लगा लीजिए आप, सोना निकाला जाता है। इसका मतलब 15-20 साल से ऊपर सोना रहेगा ही नहीं। हालांकि मैं यहां जोड़ना चाहूंगा, जब ये जैसे मानते हैं ना वर्षा हुई, ऊपर से कोई कॉमेट फटा, पानी के अंदर बहुत सोना है समुद्र के नीचे, पर उस समुद्र के नीचे सोने को निकालना इतना महंगा है और इतना कठिन है कि वो एक काल्पनिक बात लगती है। इलॉन मस्क साहब ने तो यहां तक कहा कि कुछ एक नक्षत्र, स्टार्स सोने के हैं, हम स्पेस माइनिंग करेंगे, वहां जाके सोने का हिस्सा तोड़ लाएंगे उसमें से। ये भी काल्पनिक बात लगती है। तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती है जो कि सोने की सप्लाई को बढ़ाती है, कि आज भारत में एमएसएमई क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अगर चीन से हमारा इंपोर्ट बंद हो जाए, आपको बहुत ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद जो हमें देख रहे हैं और जो एमएसएमई क्षेत्र से आते हैं उस बात से एग्री करेंगे। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि अगर आज हम चीन से इंपोर्ट बंद कर दें तो उनका काम ठप हो जाएगा, टोटली ठप हो जाएगा, क्योंकि या तो वो कच्चा माल लेते हैं या ऐसा माल लेते हैं जिसमें यहाँ की स्टैंप लगा के बेचते हैं। वहाँ से रेडीमेड माल मंगाते हैं और अपनी स्टैंप उस पर लगा देते हैं, क्योंकि उस कीमत पर सामान भारत में हम नहीं बना पा रहे हैं, और कई जगह वो क्वालिटी भी हम नहीं बना पा रहे हैं। चीन ने 2 जगह हमें मात दी है, क्वालिटी में और कीमत में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन में। मुझे लग रहा है भारत को अगर चीन को किसी भी तरीके से पछाड़ना है, कम से कम उसके बराबर आना है, पछाड़ना तो पीछे दूर की कौड़ी है, तो हमें क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें अपनी किसी तरह कम करनी पड़ेगी। मैं चीन गया हूं संजीव, और चीन का ग्वांगडोंग प्रोविंस है, वहाँ पर शंघाई के पास भी कुछ इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं। आप मानेंगे नहीं, आज भी जबकि चीन $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, और जिस समय चीन 10% की रफ्तार से बढ़ रहा था, जीडीपी रफ्तार से, ये आंकड़ा बहुत काम का है। क्यों काम का है अभी बताऊंगा आपको। 10% प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रहा था। उन फैक्ट्रीज में संजीव, मैं आपको मेरी आंखों देखी बात है, लोग काम कर रहे थे जो खाली जिनको एक लंच मिलता था और डिनर मिलता था, तनख्वाह नहीं मिलती थी, सिर्फ खाना मिलता था और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। उनको रहने के लिए बैरक दे देते थे जहां पर होलसेल में डॉर्मेट्री की तरह वो सब सोते थे। तो 10% जब जीडीपी बढ़ रही थी, तो जो लोग मेरे से सवाल करते हैं संजीव, हालांकि थोड़ा सा विषयांतर आपकी इजाजत से मैं हो रहा हूं, पर इससे सुनना चाहेंगे, इससे बिल्कुल वास्ता है, इस बात से जनहित की बात है कि 8.2% जब हमारी जीडीपी आई तो सवाल ये उठा संजीव कि इसका फायदा पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच रहा और कब पहुंचेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, बढ़ती रही 8% जीडीपी, भैया हमारी तो तनख्वाह उतनी की उतनी है, हमारी तो कमाई उतनी की उतनी है, हमारी तो बैंक बैलेंस भी नहीं बढ़ा है। हो रहे होंगे अडानी अंबानी साहब अमीर बन रहे होंगे वगैरह वगैरह, आपने ये नैरेटिव खूब सुना होगा, और संसद में भी, संसद से बाहर भी आपको सुनाई देता है। कंसिस्टेंटली जब कोई देश लगातार तेज रफ्तार से बढ़ता है, बहुत समय तक बढ़ता है, तो चीन जैसा देश जो कि 3 दशक तक ग्रो करता रहा, वहां भी आज खाली लंच और डिनर मिलने वाले वर्कर्स काम करते रहे। तो इसका अर्थ हुआ, मैं कहना यह चाह रहा था कि भारत को भी लगातार बहुत तेज रफ्तार से बढ़ना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग को वो तरक्की उन तक पहुंच सके। तो चीन को अगर मात देना है तो हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, कुल मिला के, अगर आपके सवाल का मैं जवाब। डॉक्टर शरद कोहली, तो क्या हमारे जो हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े धुरंधर अर्थशास्त्री हैं, रणनीतिकार हैं, इनको ये चीज नहीं पता जो आपको पता है? नहीं, उनको बिल्कुल मालूम है, पर हमारा देश इतना विस्तृत है संजीव, इतना बड़ा देश है और इतना फैला हुआ देश है और इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है कि मुझे लग रहा है यहाँ कोई भी स्कीम का फायदा, कोई भी कार्यक्रम का फायदा पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग जाता है।
अब तो डीबीटी वगैरह है तो लोगों के खातों में सीधा पैसा पहुंच जाता है, पर आर्थिक उन्नति जो है वो मुझे लगता है हमारा कुछ कल्चर भी ऐसा है। और आपको मैं थोड़ी सी कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ, किसी को मैं डिमीन नहीं करना चाहता, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। मैंने कहीं पर किसी का कोई मकान बन रहा था, कुछ वहाँ मजदूर काम कर रहे थे, उनको एक तनख्वाह रोज की दिहाड़ी मिलती होगी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ऐसा करो ना, आप 2-3 घंटे, वो 10 बजे सुबह आते थे, 5 बजे अपना शर्ट वर्ट पहन के तैयार हो जाते थे। मैं देखता था, मेरे मित्र थे, मैं जाता था। मैंने कहा कितनी दिहाड़ी मिलती है? कहते साहब हमें 600 रुपये 800 रुपये रोज की दिहाड़ी मिलती है। मैंने कहा, और मैंने ठेकेदार से बात करी, मैंने कहा अगर ये 8 बजे तक काम करें, जैसे कि आम आदमी करते हैं काम 8 बजे तक, तो इनकी दिहाड़ी, कहता है साहब इनकी दिहाड़ी फिर हम 900 रुपये कर देंगे। मैंने दूसरे दिन उन वर्कर्स को 4-5 को अलग बुलाया। मैंने कहा ऐसा है, मेरी ठेकेदार साहब से बात हुई थी, देखिए ये दृष्टांत बहुत ही व्यक्तिगत है, पर ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो सर 5 बजे के बाद काम नहीं करेंगे। मैंने कहा आप घर से गरीब हैं? कहते हैं हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो रोज की दिहाड़ी मिल जाती है। तो मैंने ये देखा कि भारत में कुछ वर्ग ऐसा है जो ज्यादा पैसा कमाना भी नहीं चाहता है, पैसा चाहता है पर पैसा कमाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहता है। मैं ये कड़वी बात बोल रहा हूं, सच बोल रहे हैं, लेकिन पर ये सच है। और मैंने जमीनी तौर पे ये कोई एक व्यक्ति से बात करके नहीं बताया, ये मैंने सैकड़ों व्यक्तियों से बात करा। वो अपने आप में कंटेंट है, हालांकि उनको पैसे की सख्त जरूरत है, अपने आप को गरीब दिन में 2 बार बोल देते होंगे, पर जब पैसा कमाने के मौके आते हैं और मेहनत करने के मौके आते हैं तो मैंने देखा कि वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। यही चीन और भारत में बहुत बड़ा फर्क है।